आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपके नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दिल्ली में भी आपकी आफत कम नहीं हो रही है। आपका एक और खेल खराब हो गया है और बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। वहीं आप सांसद संजय सिंह इन दिनों काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। वहीं वफ्त बिल को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है, लेकिन विपक्ष को मिर्ची लग रही है। वफ्त संशोधन बिल पर संजय सिंह ये कह रहे थे कि अगर वफ्त बिल पास होता है तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन अब बिल पास हो रहा है तो संजय सिंह तिलमिला गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। ये भी बताएंगे आपको कि कैसे आपको एक और बड़ा झटका लग सकता है और कैसे विपक्ष में मच गई है खलबली। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के साथ ही अब आम आदमी पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आई है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब में किसान आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की चिंता कम नहीं हो रही। वहीं दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी का हाल अब पूरी तरह से बेहाल है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता चल चुका है कि अब समय आ गया है कि दिल्ली के भीतर उनका सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करेंगे वो। पहले लोकसभा में हाथ जीरो लगा, फिर विधानसभा में सत्ता जीरो हुई और अब मेयर पद भी आम आदमी पार्टी के हाथों से निकलने वाला है। यानी कि जीरो विकास करने वाली पार्टी के हाथ अब दिल्ली के भीतर जीरो लगने वाला है। यानी कि दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और इसीलिए उसका हाल बेहाल है। समझने वाली बात है कि दिल्ली और नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया और ऐसे में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आपको बता दें कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होने के कारण सत्ता में बने रहना उनके लिए आसान नहीं है। एक साल के भीतर विधानसभा चुनाव में हार और बड़ी संख्या में पार्षदों के दल बदलने के कारण वो बहुमत खो चुकी है। इस कारण अब उसके हाथ में एमसीडी की सत्ता जाने की आशंका गहराने लगी है। अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हो सकती है, जबकि बीजेपी जीत के करीब पहुंच चुकी है। साल 2022 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल कर बहुमत पाई थी, लेकिन बीते एक साल में कोई घटनाक्रम हुए जिनके चलते आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या कम हो गई है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 23 पार्षदों ने विभिन्न कारणों से पार्टी छोड़ दी। इनमें से 22 पार्षद बीजेपी के और एक पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के दो पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वर्तमान में एमसीडी में बीजेपी के एक पार्षद के सांसद और बीजेपी के 8 और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के विधायक बनने से 12 वार्ड रिक्त हैं। साल 2024 की शुरुआत में एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास 135 पार्षद थे, जबकि बीजेपी के पास 106 और कांग्रेस के पास 9 पार्षद थे। विधानसभा चुनाव के बाद ये संख्या बदल गई। अब आम आदमी पार्टी के पार्षद घटकर 113 रह गए हैं, जबकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या 117 हो गई है। कांग्रेस के पार्षद भी 9 से घटकर 8 रह गए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि महापौर और उप महापौर चुनाव में सिर्फ पार्षद ही नहीं बल्कि विधायक और सांसद भी मतदान करते हैं। साल 2024 में जहां आम आदमी पार्टी के 13 विधायक और बीजेपी के सिर्फ एक विधायक वोट डालने का हक रखते थे, वहीं साल 2025 में ये समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। अब बीजेपी के विधायकों की संख्या 11 हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर 3 रह गई है। सांसदों के मामले में बीजेपी के पक्ष में स्थिति पहले से ही मजबूत है। एमसीडी में बदलते समीकरणों को देखते हुए बीजेपी अब महापौर और उप महापौर चुनाव में बढ़त हासिल करती दिखाई दे रही है। यदि बीजेपी ये चुनाव जीत जाएगी तो एमसीडी की सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सामने अब कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इसी महीने अप्रैल में महापौर और उप महापौर का चुनाव होना है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मनोनीत 14 विधायक भी मत डालते हैं। दर्शकों, संख्या बल के हिसाब से इस बार एमसीडी में बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय है। ऐसे में अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। वफ्त बिल पर विपक्ष एक्सपोज हो गया है कि कैसे विपक्ष के नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दर्शकों, जैसे ही लोकसभा में वफ्त बिल पेश हुआ, भगवान श्री राम के जन्म का सबूत मांगने वाले, राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में खड़े होने वाले लोग अचानक से बिलबिलाने लगे। उन्हें लगा कि अब क्या होगा, हमारी तो राजनीति ही धीरे धीरे खत्म कर देगी मोदी सरकार। लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है
और अब उनकी असलियत देश के सामने आ गई है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि मोदी सरकार धर्म विशेष को ध्यान में रखकर नीति नहीं बनाती है, बल्कि देश के मौजूदा हालातों को देखकर बिल बनाती है। और आज समय की मांग थी कि बेलगाम हो चुके वक्त पर लगाम लगाना। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि विपक्ष के नेता असल में विभाजनकारी नीति को अपनाते हैं, तभी तो वक्त जैसे हालात बनते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि विपक्ष के नेता सिर्फ अपने हितों को संरक्षित करते हैं, तो वहीं संजय सिंह भी तिल मिलाए हुए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया, जिसे लेकर सदन ही नहीं देश भर में चर्चा हो रही है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन बिल लोकसभा में पास हो गया है। लेकिन इस बिल को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हिंदू धर्म की खामियां गिनाकर सरकार से उसमें भी सुधार करने की अपील की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुधार की तो हर धर्म में जरूरत है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम, हिंदू, ईसाई या कोई और धर्म हो, हर जगह सुधार की जरूरत है। हम 2014 के बाद से देख रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू धर्म में थोड़ा सुधार क्यों नहीं करना चाहते हैं? मस्जिद गिर जाती है तो आप चुप रहते हैं, संभल के मामले में आप चुप रहते हैं, एक एजेंडा चलता रहता है और आप चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में जो अपने बिल करता है, जिनकी प्रॉपर्टी है, जो वसीयत करता है, वो उसमें बिल में ये कैसे कह देते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी बेटों को जाएगी, बेटियों को नहीं। बेटियां भी उन्हीं की औलाद हैं, उनको संपत्ति नहीं मिलती है, तो सुधार की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप 10-11 सालों का इतिहास देख लीजिए, कभी 3 तलाक के खिलाफ, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी लव जिहाद, कभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी फ्लड जिहाद तो कभी थूक जिहाद, बुलडोजर जस्टिस। अगर एक राजनीतिक दल का यही राजनीतिक एजेंडा है कि किसी तरीके से एक धर्म को टारगेट करके बाकी लोगों को अपने पक्ष में कर लो ताकि वोट मिल जाए, ये इनका टारगेट रहा है, ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। वहीं कपिल सिब्बल ने केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि अब देखना है कि कौन सी पार्टी सेकुलर है। कपिल सिब्बल को लग रहा था कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इस बिल का विरोध करेगी, लेकिन नीतीश और नायडू ने मोदी सरकार का साथ देकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस गलतफहमी के शिकार एक और राज्यसभा सांसद थे, जिनका नाम है संजय सिंह। वक्फ बिल के सदन में पेश होने से पहले आप सांसद संजय सिंह अफवाह फैला रहे थे कि अगर बिल को सदन में पेश किया गया तो मोदी सरकार गिर जाएगी। संजय सिंह कह रहे थे कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन वक्फ बिल पर एनडीए के सभी दल एकजुट है। ऐसे में ये देखकर संजय सिंह को जबरदस्त मिर्ची लगी है। जो संजय सिंह ये कह रहे थे कि मोदी सरकार गिर जाएगी, वो अब यूटर्न लेकर कह रहे हैं कि ये एक नाजायज बिल है जिसका मकसद देश में झगड़ा कराना है। इसे बिहार और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लाया गया है। दर्शकों, वक्फ बिल पर विपक्ष की सारी रणनीति फेल हो गई है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता तिल मिलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शराब घोटाले मामले में ऐसे फंसे हैं कि वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं। संजय सिंह को झटके पर झटका लग रहा है, लेकिन संजय सिंह और आपके नेता सिर्फ बीजेपी और मोदी सरकार पर आरोप लगाना जानते हैं। आरोप लगाकर बीजेपी पर निशाना साधना आप नेताओं की आदत रही है। दरअसल आपके नेता सरकार को बेवजह ही घेरने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि अपराधी और राजनीतिक दोषी में बड़ा फर्क होता है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि देश में एक बहस चल रही है कि आखिर कैसे बांग्लादेश के लोग आकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि संजय सिंह शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट जब्त है, लेकिन संजय सिंह विदेश जाने के लिए इतने बेचैन है कि उनका दर्द छलक रहा है। लेकिन शराब घोटाले मामले में फंसने की वजह से कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है, जिसकी वजह से संजय सिंह काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में नाम आने के बाद संजय सिंह को जेल जाना पड़ा था। लगभग 6 महीने जेल में रहने के बाद संजय सिंह को जमानत मिली थी, जिसकी वजह से वो बाहर हैं। लेकिन कोर्ट के शर्तों की वजह से संजय सिंह का पासपोर्ट जब्त है, जिससे संजय सिंह काफी परेशान नजर आ रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने कुछ महीने पहले संजय सिंह की जमानत शर्त में संशोधन किया था, लेकिन अदालत ने उनका राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया था। वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं, लेकिन अब भी पासपोर्ट को लेकर संजय सिंह काफी परेशान हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने और बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को देश से बाहर जाने में मदद करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में संजय सिंह ने सवाल किया है कि ऐसे लोग विदेश में शरण लिए हुए हैं
और उनका पासपोर्ट क्यों जब्त है। संजय सिंह ने कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पिछले 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी घुसपैठ क्यों हो रही है। अगर देश में कोई घुसपैठिया रह रहा है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन घुसपैठ कर रहा है और गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन चीन के साथ व्यापार बढ़ाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 144 करोड़ की आबादी वाले भारत का अपमान अमेरिका ने किया कि उसके नागरिकों को हथकड़ी में जरकर भारत भेजा। संजय सिंह ने पूछा है कि सरकार भारत आने वाले विदेशियों पर तो शिकंजा कस रही है, लेकिन विजय माल्या, ललित मोदी, नितिन संदेशरा, नीरव मोदी को क्यों वापस नहीं ला पाई। संजय सिंह ने कहा कि देश को लूटकर ये लोग विदेश में बैठे हैं और उनका पासपोर्ट जब्त है। ऐसा क्यों? तो देखा आपने कैसे संजय सिंह इस बात को लेकर काफी दुखी हैं कि उनका पासपोर्ट क्यों जब्त है। लेकिन सवाल है कि कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जब्त किया है, इसके लिए वो मोदी सरकार पर निशाना क्यों साध रहे हैं। पासपोर्ट रिलीज करवाने के लिए संजय सिंह कोर्ट भी गए थे। उन्होंने जमानत की शर्तों में संशोधन करने और अपने राजनयिक पासपोर्ट को जारी करने की मांग भी की थी, लेकिन अदालत ने कहा था कि उन्हें 3 अप्रैल 2024 के आदेश की शर्तों को संशोधित करने का कोई आधार नहीं दिखता, जिसके तहत आवेदक को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा था कि उसे आवेदक संजय सिंह की इस दलील को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है कि वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्राप्त होने वाले निमंत्रणों को स्वीकार या जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका पासपोर्ट इस अदालत के पास है। दर्शकों, संजय सिंह का पासपोर्ट कोर्ट के आदेश पर जब्त है, लेकिन इसके लिए भी वो मोदी सरकार को ही कोस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें